राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं पैलिएशन फ्रॉम नागेंद्र बाबू, अ कम्प्रहेंसिव बुक ऑफ ऑर्गेनन, जो कि ये है स्टडी ऑफ ऑर्गेनन की जो कम्प्रहेंसिव बुक है बाय नागेंद्र बाबू, उसमें से हम कर रहे हैं आज पैलिएशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ऑर्गेनन के लिए और भी बुक रेफ़र कर सकते हो, जैसे कि रेफरेंस बुक में ए.के. दास एक है और नागेंद्र बाबू। मैं पर्सनली ये दो बुक को रेफ़र करती हूँ और इसीलिए आपको यूट्यूब मेरी चैनल पे आपको ये दो बुक से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा मिलेगी। सो पैलिएशन के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। सो पैलिएशन कैन बी डिफाइंड एज टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर क्योर। In palliation, the most annoying symptoms are relieved, the disease persists in its own state. पैलिएशन क्या है कि एक टेम्पररी रिलीफ है सिम्टम्स का, यानी कि जो भी मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम्स है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सिम्टमेटिकली आपको उस सिम्टम्स में रिलीफ मिले ऐसी कोई मेडिसिन दे देगा और उससे टेम्पररी रिलीफ हो जाएगा उस सिम्टम्स में। उसका और क्योर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका क्योर से कुछ भी लेना देना नहीं है। डॉक्टर है वो क्योर के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं। पैलिएशन जो है उसमें जो मोस्ट एनोइंग सिम्टम्स है, जो ज़्यादा परेशान करने वाले सिम्टम्स है, वो रिलीव होते हैं, लेकिन जो डिसीज़ है वो अपनी जगह पर परसिस्ट करता है, अपनी जगह पर ही रहता है। पैलिएशन इन होम्योपैथी। अब पैलिएशन हम यहाँ पर होम्योपैथी में क्यों पढ़ रहे हैं और होम्योपैथी में क्या हैनेमन सर ने ऐसे कोई क्राइटेरिया दिए हैं जिसमें हमें पैलिएशन अलाउड है, या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हम होम्योपैथिकली पैलिएशन कर सकते हैं। होम्योपैथी इज अ क्यूरेटिव मेडिसिन इन द क्यूरेबल नेचुरल मियाजमेटिक डिसीज कंडीशन। होम्योपैथी है वो एक क्यूरेटिव मेडिसिन है जहाँ पर हम क्योर के बारे में सोचते हैं, हम पेशेंट की हेल्थ के बारे में सोचते हैं और उसे क्योर तक ले जाने के लिए, डिसीज कंडीशन को क्योर करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर हम क्योर करते हैं नेचुरल मियाजमेटिक डिसीज कंडीशन को, यानी कि हम पूरे के पूरे मियाजमेटिक डिसीज को, यानी कि मियाजम क्या है, एक ओरिजिन है जिससे डिसीज होता है। मियाजम के बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन मियाजम के बारे में अभी तक आपने सुना तो होगा ही। तो जो मियाजम्स होते हैं वो होते हैं रीज़न, मतलब किसी भी डिसीज के पीछे का रीज़न जिसमें मियाजम होते हैं, उसके बाद डिसीज होता है। सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, तो हम वहाँ पर मियाजम को क्योर करते हैं, यानी अंदर से ही, डीपर डाउन से ही हम पूरे डिसीज को क्योर करते हैं। तो क्यूरेबल नेचुरल मियाजमेटिक डिसीज कंडीशंस को क्यूरेटिव मेडिसिन देकर हम होम्योपैथी में क्योर दिलाते हैं। Cure is possible only if the vital force is in the condition to react to the similar and stronger medicine administered. क्योर तभी पॉसिबल होगा जब कोई भी पर्सन का जो वाइटल फोर्स है वो ऐसी कंडीशन में हो कि जो उसको मेडिसिन दी गई है, उस जो सिमिलर मेडिसिन है, जो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन है, जो उस पेशेंट को दी गई है, उसको वाइटल फोर्स अगर रिएक्ट करेगा तो ही वो मेडिसिन है वो बॉडी में एक्ट कर पाएगी, तो ही वो क्योर दिला सकेगी। With the help of the Simillimum medicine, vital force tries to bring back the healthy functioning of the diseased organ, thus restoring health. यानी कि ये जो सिमिलिमम मेडिसिन हमने उस पेशेंट को सिम्टोमेटोलॉजी के बेस पर सिमिलिमम मेडिसिन दी है, टोटलिटी के बेस पर, वो हेल्प करती है वाइटल फोर्स को कि वो अपनी हेल्दी फंक्शनिंग है उसको फिर से नॉर्मल वे में लेके आए, जो डिसीज्ड ऑर्गन है वहाँ पर वो हेल्थ का रिस्टोरेशन करे और सारी फंक्शनिंग को नॉर्मल करे। But there are certain conditions where the cure may not be possible as the organs affected are damaged or congenitally missing. लेकिन कुछ ऐसी conditions होती है जहाँ पर क्योर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गन अफेक्ट हुआ है वो या तो बहुत हद तक डैमेज हो गया है कि वो कंडीशन अब रिवर्स नहीं हो सकती, या तो वो कॉन्जेनाइटली ही मिसिंग है, या फिर हो सकता है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया गया हो। ऐसी कंडीशंस में क्या करना है? सबसे पहला है इसमें इनक्यूरेबल केसेस विथ ग्रोस टिश्यू डैमेज, यानी कि ऐसे कुछ इनक्यूरेबल केसेस हैं जिसमें ग्रोस टिश्यू डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वे डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कैन नॉट बी यूज। जहाँ पर हम डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हुआ है, वहाँ पर हम डीप एक्टिंग होम्योपैथिक रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। एंड वेर आर परमानेंट क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पर परमानेंट क्योर भी पॉसिबल नहीं है।
ओनली पैलिएटिव होम्योपैथिक रेमेडीज आर रिकमेंडेड। वहाँ पर सिर्फ पैलिएटिव होम्योपैथिक रेमेडीज है वो रिकमेंडेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हैनेमन सर ने आगे भी एफोरिज्म नंबर 153 में क्लियर किया है कि डीप एक्टिंग रेमेडीज़ है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर ग्रोस टिश्यू डैमेज है, क्योंकि हो सकता है कि ग्रोस टिश्यू डैमेज में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दो तो वो जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसको वर्स कर दे। और यही चीज़ एफोरिज्म 142 में भी दी गई है। यहाँ ऐसा टिश्यू डैमेज अगर ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ग्रोस टिश्यू का डैमेज हुआ है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ की वाइटलिटी भी लूज़ कर जाएगी और ये एक ऑब्स्टिकल माना जाएगा क्योर के लिए। थर्ड एफोरिज्म में हमने भी देखा है कि डॉक्टर को पहचानना है कि ऑब्स्टिकल टू क्योर क्या है, उसको रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए और फिर उसका रिस्क ऑफ एग्रावेशन कि क्या ये मेडिसिन देने से ये एग्रावेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डीप एक्टिंग मेडिसिन ग्रोस टिश्यू डैमेज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इसीलिए वहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज़ ना कर पैलिएटिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ का ही यूज़ करेंगे। H.A. Robert says, in incurable conditions, the administration of the similar remedy almost always ameliorates the situation at least for 3 to 4 days and usually for a long period. Then we may have return of symptoms when the indicated remedy will be called into use again. यहाँ पर एच ए रॉबर्ट सर ऐसा बताते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जो इनक्यूरेबल कंडीशंस है, वहाँ पर अगर हम सिमिलम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, सिमिलर रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हो सकता है 3-4 दिन तक या फिर कुछ ज़्यादा समय तक उस कंडीशन में रिलीफ मिले, लेकिन जब भी वो कंडीशन फिर से दिखेगी तो वो सेम वे में फिर से रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को, यानी कि वहाँ पर क्योर टोटली नहीं मिला होगा। तो उस कंडीशन में फिर से हमें टोटलिटी बनानी है और उस टोटलिटी के बेस पर जो भी रेमेडी इंडिकेट हो रही है वो यूज़ करनी है। इन शॉर्ट कहने का मतलब इतना ही है कि अगर हम डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं और पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें टोटलिटी के बेस पर सिमिलम मेडिसिन को सिलेक्ट करने के बाद ही पेशेंट को उस रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना है। और ऐसा इसीलिए बताया गया है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो सबसे पहले फंक्शनल डिस्टर्बेंस को एड्रेस करती है, स्ट्रक्चरल डैमेज को नहीं। यानी कि वो इनर वाइटलिटी पर वर्क करेगी और वाइटलिटी पर वर्क करने के लिए वाइटलिटी फंक्शनिंग वो ठीक करेगी और फिर स्ट्रक्चरल डैमेज है वो ठीक होगा। तो लेकिन वहाँ पर टिश्यू डैमेज ही इतना ज़्यादा है कि पहले वहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल डैमेज को ठीक करने की ज़रूरत है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का हम वहाँ पर यूज़ नहीं करते। H.A. Robert confidently summarized in incurable cases or seemingly incurable cases, we must not put a limitations on the possibility of simillimum remedy. For in many seemingly incurable conditions, the simillimum will so completely meet the situation as to obliterate the symptomatology of disease and the pathology and will restore the patient to health। यानी कि यहाँ पर मैंने जो अभी बताया वहीं कि अगर पैलिएटिव रेमेडी भी आप यूज़ कर रहे हो तो आपको जो सिमिलम रेमेडी है उस पर लिमिटेशंस नहीं सोचनी है, वहाँ पर भी आपको सिमिलम रेमेडी ही फाइंड करनी है। इनक्रेबल कंडीशन में भी सिमिलम रेमेडी है वो कम्प्लीटली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके दे सकते हो और वो पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करने में भी आपको हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें हैं पैलिएशन में भी हम 3 लॉस का ध्यान रखते हैं। पहला तो है लॉ ऑफ सिमिलर, दूसरा है लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर एंड तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज़म। यानी कि सबसे पहला हम देखेंगे कि उस इनक्यूरेबल डिसीज में कौन सा मियाज़म है, हम एड्रेस करेंगे कि अंडरलाइंग मियाज़म कौन सा है। फिर लॉ ऑफ सिमिलर के अकॉर्डिंग हम सिवियरिटी मैच कर सिम्टोमेटोलॉजी मैच कर डीपर मेडिसिन देनी है नहीं देनी है ये सब चीज़ें चेक करेंगे, उससे एग्रावेशन तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और फिर सिमिलम रेमेडी को सेलेक्ट करके देंगे। फिर लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर यानी हेरिंग्स लॉ, जो हमें पता है कि कैसे सिम्टम्स रिवर्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, उसकी नोट्स भी अवेलेबल है चैनल पे, तो आप जाकर नोट्स में से भी देख सकते हो। तो लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग अगर सिम्टम्स रिवर्स हो रहे हैं तो आपकी मेडिसिन सही है, वरना फिर से आपको टोटलिटी कलेक्ट करनी है, देखना है कहाँ आपकी मिस्टेक रह गई और फिर रेमेडी का सिलेक्शन करना है। तो ये 3 बातों का ध्यान पैलिएटिव ट्रीटमेंट के दौरान भी हमें होम्योपैथी में रखना है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज़म यानी कि कौन सा अंडरलाइंग मियाज़म है, फिर लॉ ऑफ सिमिलर एंड लास्ट इज लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। इसके बेसिस पर ही हमें हमेशा होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट करना है, सिमिलम मेडिसिन को फाइंड करना है, फिर चाहे वो डीप एक्टिंग हो या फिर शॉर्ट एक्टिंग हो, यहाँ पर ग्रोस टिश्यू डैमेज हो या फिर कम डैमेज हो, सारी कंडीशंस में इन बातों का तो ध्यान रखना ही है।
Second point, in the cases where the most vital part of the body are leaking or are damaged like congenital atrophy of kidneys, some cases after the surgical removal of the organ, etc., palliation is the only possible method. For example, in cases where the thyroid gland is removed either partially or in total because of any malignant condition, cure cannot be achieved as the patient is lacking the organ to be stimulated. The patient has to be dependent on the palliative or supplementary medicines throughout the life. यानी कि अब पहले बात की जहाँ पर ग्रोस टिश्यू डैमेज है वहाँ पर, और दूसरी बात करते हैं हम जहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स जो है, कुछ वाइटल ऑर्गन्स है या फिर कुछ वाइटल पार्ट्स है बॉडी के, वहीं वहाँ पर नहीं है, लेकिन मतलब वहाँ पर नहीं है, एब्सेंट है, या फिर कोई डैमेज हो गया है, या फिर कॉन्जेनाइटल एट्रोफी है, या फिर कॉन्जेनाइटली एब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में जैसे कि कॉन्जेनाइटल एट्रोफी है किडनी की, या फिर कुछ केसेस है जहाँ पर हमने उस ऑर्गन को सर्जिकली ही रिमूव कर दिया है, फिर चाहे वो पार्शियली हो या फिर कंप्लीटली हो, तो उस कंडीशन में पैलिएशन ही हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट को टोटल क्योर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑर्गन स्टिम्युलेट होता है होम्योपैथिक रेमेडी से वो ऑर्गन ही नहीं है। तो मेडिसिन एक्ट कहाँ पर जाकर करेगी, स्टिम्युलेट किसे करेगी, रिएक्शन कहाँ पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर थायराइड ग्लैंड का रिमूवल हुआ है पार्शियली या फिर टोटल कोई भी मैलिग्नेंट कंडीशन की वजह से, तो वहाँ पर हम क्योर नहीं दिला सकते पेशेंट को, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट के पास वो ऑर्गन ही नहीं है जिसको हम सिमुलेट कर सके। इसीलिए पेशेंट को हमेशा लाइफ टाइम पेलिएटिव और सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस के ऊपर ही डिपेंड करना है। लेकिन अगर उसे पेलिएशन भी या फिर सप्लीमेंट्री मेडिसिन के थ्रू ही काम लेना है तो उसमें भी होम्योपैथी बेस्ट एक्ट करती है। इन केसेस वेयर द पेलिएटिव रेमेडी इज रिकमेंडेड, palliative homeopathic remedy must also be selected based on the symptom similarity only because experience of the pioneer shows the best palliative in the incurable conditions in the similar remedy। जैसा कि मैंने अभी बताया वैसे ही, जैसे कि अगर कोई कंडीशन है जहाँ पर पैलिएटिव रेमेडी रिकमेंडेड की गई है, जहाँ पर हम पैलिएशन का अलावा क्योर के लिए वर्क ही नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट में भी होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट करें सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पर, क्योंकि जो पायोनियर्स है उसके जो एक्सपीरियंस के बेस पर देखा गया है, तो पैलिएटिव रेमेडी भी इनक्यूरेबल कंडीशंस में सिमिलम रेमेडी के थ्रू सिलेक्ट किया जाए तो वो बेस्ट पैलिएटिव रेमेडी के रूप में एक्ट करती है। डॉक्टर J.T. Kent says the physician who applies the single remedy in the potentized form under the law of cure from any length of time will easily be convinced that there is no other way of palliation that holds out permanent hope for the patient। यानी कि J.T. Kent ऐसा बताता है कि अगर कोई फिजिशियन सिंगल रेमेडी को अच्छे से पोटेंटाइज्ड फॉर्म में लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए अगर किसी पेशेंट को देता है तो वो खुद भी कन्विंस हो जाएगा, वो पेशेंट भी कन्विंस हो जाएगा कि पेलिएशन के लिए भी परमानेंट होप पेशेंट के पास है और वो अच्छी ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, वो अच्छी ट्रीटमेंट सिंगल रेमेडी से भी ले सकता है। H.A. Robert says the basis of cure is fundamental law of Similia। H.A. Robert बताते हैं कि जो basis of cure है वो हमारा fundamental law है Similia का। The law of Similia is the fundamental law also in the palliation of incurable state। और यही law of Similia हमारा fundamental law है in the cases of palliation in the cases of incurable states। तो ये बात की हमने पेलिएशन की दो क्राइटेरिया की, जहाँ पर पहले हमने देखा कि ग्रोस टिश्यू डैमेज है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर हमने देखा कि अगर कोई ऑर्गन ही नहीं है, फिर चाहे वो कॉन्जेनाइटली एब्सेंट है या फिर सर्जिकल रिमूवल है या फिर एट्रोपी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, वो ऑर्गन अगर बॉडी में नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम पेलिएशन को प्रेफर करेंगे। उसके अलावा कौन सी कंडीशंस है जहाँ पर हम पैलिएटिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ एंटीपैथिक पैलिएटिव मीन्स इन होम्योपैथी, यानी कि पैलिएटिव मीन्स के थ्रू एंटीपैथी के थ्रू होम्योपैथी में कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर ये ट्रीटमेंट अलाउ की गई है। According to the footnote to aphorism 67, Hahnemann allows the application of antipathic measures in the following conditions. The antipathic palliative measures like gentle electric shock, strong coffee, and application of heat can be given to stimulate the irritability and sensitivity of the vital force। Footnote जो है एफोरिज्म 67 की, उसमें हैनेमन सर बताते हैं कि एंटीपैथिक मेजर्स है वो कुछ कंडीशन में अलाउ किए गए हैं, जैसे कि एंटीपैथिक पैलिएटिव मेजर्स है जैसे कि जेंटल शॉक है या फिर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है या फिर हीट का एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो अगर वाइटल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस हो गया है, तो उसकी जो इरिटेबिलिटी है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करने के लिए आप ये एक्सटर्नल मीन्स जो है एंटीपैथिक पैलिएटिव मेजर्स जो है उसका यूज़ कर सकते हो।
जैसे कि कुछ कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट इज इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर देयर इज डेंजर टू लाइफ एंड नो टाइम फॉर द होम्योपैथिक रेमेडी टू एक्ट। कुछ ऐसे अर्जेंट केसेस में जहाँ पर होम्योपैथी लाइफ के लिए डेंजर है, पर्सन की डेथ, लाइफ और डेथ का सवाल है, और होम्योपैथिक रेमेडी के पास टाइम ही नहीं है एक्ट करने का, बहुत ही सडन केस है, अर्जेंट केस है उसमें। Second is sudden accident cases resulting into the life-threatening state of the patient. For example, asphyxia, suspended animation from lightning, suffocation, freezing, drowning, etc. कुछ ऐसे एक्सीडेंट केसेस है जहाँ पर भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ और डेथ का सवाल है, पेशेंट की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्फिक्सिया वाली कंडीशन है, सस्पेंडेड एनिमेशन है लाइटनिंग के थ्रू, या फिर सफोकेशन है, फ्रीजिंग या ड्राउनिंग है ऐसी कंडीशंस में। और तीसरा है इन केसेस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। ये सारी कंडीशंस है जहाँ पर पेलिएशन इज अलाउड इन फुटनोट 67। अब इन यहाँ पर जो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया है, जो भी हमने अब तक देखा वो कंडीशंस जहाँ पर पेलिएशन रिकमेंड किया गया है बाय होम्योपैथिक मीन्स एंड बाय एंटीपैथिक मीन्स। बाय होम्योपैथिक मीन्स में हमने देखा कि जहाँ पर ग्रोस पैथोलॉजिकल चेंजेस है, इनक्यूरेबल कंडीशन है, या फिर सर्जिकल और कॉन्जेनाइटल रिमूवल है ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन का सर्जिकल और कॉन्जेनाइटल रिमूवल है। और एंटीपैथिक मीन से देखें तो कुछ मोस्ट अर्जेंट केसेस है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है जहाँ पर वाइटलिटी है पेशेंट की, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती होम्योपैथिक मीन्स के थ्रू। उस कंडीशंस में एंटीपैथिक मीन्स से पेलिएशन अलाउड है। इसमें हमने फर्दर 3 पॉइंट्स देखे थे। एक था बहुत अर्जेंट केस है, लाइफ और डेथ का सवाल है। दूसरा था एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी ऐसे एक्सीडेंटल केसेस है जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और तीसरा है एक्यूट पॉइजनिंग में। यहाँ पर हमने ये 2 चीज़ें देखी। तो होम्योपैथिक मीन्स से और एंटीपैथिक मीन्स से टोटल 5 पॉइंट्स देखे। अब मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है पेलिएशन के। फर्स्ट इज इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इनिशियल रिलीफ इज पॉसिबल बाय पेलिएशन। जो मेरिट्स है, जो प्लस पॉइंट्स है पेलिएशन के, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो उसमें इनिशियल रिलीफ पेलिएशन से आप दिलवा सकते हो। ठीक है, अब डीमेरिट्स देखते हैं पेलिएशन के क्या क्या है। फर्स्ट, पेलिएशन इज नॉट अ क्यूरेटिव प्रोसेस, इट इज़ एक्सट्रीमली फॉल्टी मेथड। पेलिएशन है वो कोई क्यूरेटिव प्रोसेस नहीं है, वो एक फॉल्टी मेथड है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक फॉल्स प्रैक्टिस है। आफ्टर इनिशियल रिलीफ द डिसीज रीअकर अगेन आइदर इन द सेम इंटेंसिटी और इन द इंक्रीज इंटेंसिटी। रिलीफ के बाद भी अगर वो डिसीज पेशेंट में फिर से आता है तो हो सकता है पेलिएशन करने की वजह से जब भी वो डिसीज रीअपियर हो तो वो या तो सेम इंटेंसिटी में रीअपियर हो या फिर उससे भी इंक्रीज इंटेंसिटी में रीअपियर हो। वहाँ पर डिसीज तो प्रेजेंट था ही, आपने सिर्फ उसको पेलिएट किया है, इसीलिए वो क्योर नहीं मिला है, इसीलिए इनिशियल रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जब भी डिसीज रीअकर होगा वो सेम इंटेंसिटी या फिर इंक्रीज इंटेंसिटी में रीअकर होगा। सेकेंड, द कंडीशन ऑफ पेशेंट बिकम वर्स आफ्टर द इनिशियल रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। जब भी पेशेंट की कंडीशन फिर से आगे देखोगे आप तो वर्स हो जाएगी इनिशियल रिलीफ के बाद। यानी कि इनिशियल रिलीफ तो मिलेगा लेकिन फिर से जब भी कंडीशन रीअपियर होगी तो उस पेशेंट की कंडीशन और भी वर्स हो जाएगी। टू रिलीव द पेशेंट प्रोग्रेसली इंक्रीजिंग डोज ऑफ ड्रग्स विल बी नीडेड रिपीटेडली। फिर से रिलीफ दिलाने के लिए फिर आपको जो ड्रग का डोज है वो इंक्रीज करना होगा, फिर उसके बाद ही रिलीफ मिलेगा। यानी हर बार आपको ड्रग का डोज रिपीटेडली इंक्रीज करना पड़ेगा। रिपीटेड यूज ऑफ पैलिएटिव रेमेडीज इन प्रोग्रेसिव डोसेज माइट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ड्रग और iatrogenic डिजीज। अगर आप बार बार पैलिएटिव रेमेडीज़ का यूज़ करते हो प्रोग्रेसिव डोजेस में, यानी कि इंक्रीज डोजेस में कंटिन्यूस वे में, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कोई आर्टिफिशियल ड्रग डिसीज हो जाए या फिर iatrogenic डिसीज हो जाए उस पेशेंट को, उस ड्रग की वजह से, उस ड्रग की साइड इफेक्ट की वजह से उसको कोई डिसीज हो जाए। Palliation is a one-sided symptomatic treatment. Only few troubling symptoms are covered to relieve the patient. Removal of the symptoms in total is only cure. Palliation है वो एक साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जहाँ पर जो मोस्ट ट्रबलिंग सिम्टम्स है आप उसको कवर करते हो और पेशेंट को रिलीफ दिलाते हो, लेकिन टोटल सिम्टम्स का रिमूवल ही क्योर कहलाता है और इसीलिए पैलिएशन है वो एक्सट्रीमली अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट है। रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स इन टोटल इज ओनली क्योर, हेंस पैलिएशन इज एक्सट्रीमली unscientific treatment. Fifth is prolonged palliative treatment will aggravate the symptoms at every step of the repetition of remedy. बार बार पैलिएशन करने की वजह से, लंबे समय तक पैलिएशन करने की वजह से सिम्टम्स है वो एग्रावेट हो जाएंगे और हर बार रिपीटेशन ऑफ रेमेडी पे एग्रावेट होते जाएंगे। तो ये बात थी मेरिट्स और डिमेरिट्स की। यहाँ पर पैलिएशन जो है नागेंद्र बाबू से वो कंप्लीट होता है। क्विक रिविजन, रीडिंग रिविजन कर लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स एक बार गो थ्रू हो जाए। Palliation.
Palliation can be defined as temporary relief of symptoms without doing anything for cure. In palliation, the most annoying symptoms are relieved, the disease persists in its own place. Palliation and homeopathy. Homeopathy is a curative medicine in the curable natural miasmatic disease condition. Cure is possible only if the vital force is in a condition to react to the similar and stronger medicine administered. With the help of the similar medicine, vital force tries to bring back the healthy functioning of the diseased organ, thus restoring health. But these are certain conditions where the cure may be possible, not possible, as the organ affected are damaged or congenitally missing. In such conditions, like first, incurable cases with gross tissue damage, where deep acting constitutional remedies cannot be used and where permanent cure is not possible, only palliative homeopathic remedies are recommended. H.A. Robert says an incurable condition, the administration of the similar remedy almost always ameliorates the situation at least for 3 to 4 days and usually for a long period. Then we may have return of symptoms when the indicated remedy will be called into use again. H.A. Robert confidently summarized in incurable cases or seemingly incurable cases, we must not put a limitation on the possibility of the simillimum remedy, for in many seemingly incurable conditions, the simillimum will so completely meet the situation as to obliterate the symptomatology of the disease and the pathology will be restore the patient to the health. Second point, in the cases where the most vital part of the body are leaking or are damaged, like congenital atrophy of the kidney, some cases after surgical removal of the organ, etc., palliation is the only possible method. For example, in the cases where the thyroid gland is removed either partially or in total because of any malignant condition, cure cannot be achieved as the patient is lacking the organ to be stimulated. The patient has to depend on the palliative or supplementary medicines throughout the life. In the cases where the palliative remedy is recommended, palliative homeopathic remedy must be selected based on symptom similarity. Only because of experience of the pioneer shows the best palliative in the incurable condition is the simillimum remedy. Dr. J.D. Kent says the physician who applies the single remedy in the potentized form under the law of cure for any length of time will easily be convinced that there is no other way of palliation that holds out permanent hope for the patient. H.A. Roberts says the basis of cure is the fundamental law of similia. The law of similia is the fundamental law also in the palliation of incurable states. Recommendation of antipathic palliative means in homeopathy. According to footnote aphorism 67, Hahnemann allows the application of antipathic measures in the following conditions. The antipathic palliative measures like gentle electric shock, strong coffee, and application of heat can be given to stimulate the irritability and sensitivity of the vital force. First, in the most urgent cases where there is danger to life and no time for the homeopathic remedy to act. Second, in the sudden accidental cases resulting in the life-threatening state of the patient, for example, asphyxia, suspended animation from lightning, suffocation, freezing, drowning, etc. Third, acute poisoning cases. Conditions when palliation is recommended by homeopathic means in patient with gross pathological changes like incurable conditions and in congenital or surgical removal of the organ, and conditions where palliation is recommended by antipathic means most urgent life-threatening condition where the vitality of the patient cannot respond to homeopathic means. Merits of palliation. First, in life-threatening conditions, some initial relief is possible by palliation. Demerits of palliation. First, palliation is not a curative process. It is extremely faulty method. After initial relief, the disease reoccur again either in the same intensity or in the increased intensity. Second, the condition of the patient becomes worse after the initial relief of the symptoms. To relieve the patient, progressively increasing dose of the drugs will be needed repeatedly. Third, repeated use of palliative remedies in progressive doses might lead to production of artificial drug or iatrogenic disease. Palliation is one-sided symptomatic treatment. Only few troubling symptoms are covered to relieve the patient. Removal of the symptoms in total is only cure. Hence, palliation is extremely unscientific treatment. And fifth and last point is prolonged palliative treatment will aggravate the symptoms at every step of repetition of the remedy. इन शॉर्ट हमने यहाँ पर ऐसे 5 पॉइंट्स देखे जहाँ पर पेलिएशन अलाउड है, दो होम्योपैथिकली। एक तो है उसमें से ग्रोस टिश्यू का जहाँ पर डैमेज है वहाँ पर हम डीप कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा है कॉन्जेनाइटली कोई अबनॉर्मलिटी है, लेकिंग ऑफ ऑर्गन है या फिर सर्जिकल रिमूवल है किसी ऑर्गन का।
फिर हमने 3 पॉइंट्स देखे एंटीपैथिक मीन्स से, जहाँ पर कोई अर्जेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कोई अर्जेंट केस है वहाँ पर, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस है, सडन एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, या फिर कोई सडन एक्यूट कंडीशन है वहाँ पर, जहाँ पर वाइटलिटी ऑफ द पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती होम्योपैथिक मेडिसिन को, वहाँ पर होम्योपैथिक रेमेडी को टाइम ही नहीं मिलेगा एक्ट करने के लिए, और पेशेंट के लाइफ और डेथ का सवाल है। मेरिट्स में सिर्फ इतना प्लस पॉइंट है कि उसमें इनिशियल रिलीफ मिल जाएगा, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा पैलिएशन के थ्रू। लेकिन डिमेरिट्स में हमने 5 पॉइंट्स देखे। पहला तो है कि ये कोई क्यूरेबल प्रोसेस नहीं है। जब भी डिसीज रीअपियर होंगे हायर इंटेंसिटी में या फिर सेम इंटेंसिटी में रीअपियर होंगे तो आपको हर बार डोज इंक्रीज करना होगा। जैसे जैसे आप डोज इंक्रीज करते जाओगे तो उसकी वजह से हो सकता है आगे जाके कोई आर्टिफिशियल ड्रग डिसीज या फिर iatrogenic डिसीज उस पेशेंट को हो जाए। और पैलिएशन है वो वन साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वहाँ पर आपको कंप्लीट क्योर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आप सिर्फ स्ट्राइकिंग सिम्टम्स को रिलीफ दिला रहे हो। टोटल सिम्टम्स का रिमूवल ही क्योर है। और ये पैलिएशन है वो एक्सट्रीमली अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट है, फॉल्टी मेथड है, फॉल्स मेथड है, क्योर नहीं दिला सकते पेशेंट को। और बार बार लंबे समय तक पैलिएटिव ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो हर ट्रीटमेंट पे, हर रेपिटेशन ऑफ रेमेडी पे एग्रवेट हो। तो ये बात थी पैलिएशन की। कवर अप किया हमने नागेंद्र बाबू से, कम्प्लीटली पैलिएशन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेपरेशन। एंड तक बने रहने के लिए, ये वीडियो कंप्लीटली देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपके जो भी व्यूज़ है, रिव्यूज़ है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।